एवरीवन, आज के सेशन में हम थर्मल स्ट्रेस करेंगे। ये पार्ट 6 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का। तो वी विल स्टार्ट विद थर्मल स्ट्रेस योर। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है। 15 मिनट में हमें ख़त्म करना है पूरा। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस में तुम ये देखो, यहाँ पे एन आयरन रॉड इज़ अटैच टू 2 वॉल्स एंड देन हीटेड। यहाँ पे 2 वॉल्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में आयरन रॉड को अटैच कर दिया, उसको हीट कर रहे हैं। अब तुम्हें पता है कि वॉल्स कितनी स्ट्रांग होती है। वॉल्स इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो वॉल्स है ना स्ट्रांग होती है, मतलब इतनी स्ट्रांग होती है, उनको हीट करके तुम तोड़ नहीं सकते हो। इट विल एक्सपैंड बट वॉल विल ट्राई टू प्रिवेंट एक्सपेंशन, हैंस स्ट्रेस। तो आयरन रॉड एक्सपैंड होगी, ठीक है, पर वॉल जो है वो भी एक्सपेंशन को प्रिवेंट करेगी। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगी, ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगी, तो यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो यंग्स मॉडुलस होता है, ये बिल्कुल गलत स्पेलिंग मैंने लिखी है, दिस इज यंग्स मॉडुलस। एक्चुअली ये चैप्टर सबसे बेसिक चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर है। इसमें क्या था ना, इसमें तुम्हें थर्मोडायनामिक्स के भी बेसिक्स बताते हैं, इसमें तुम्हें आगे के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं उसके भी बेसिक्स बताते हैं, और केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स के बेसिक्स इसी चैप्टर में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत बेसिक से चैप्टर, इसमें काफ़ी सारी बहुत बेसिक नॉलेज थी जब मैं इसके नोट्स बना रही थी। अब मेरे को बहुत नॉलेज है इसकी। ठीक है, तो y इक्वल्स एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस। फोर्स अपॉन एरिया है स्ट्रेस, ठीक है, एक टाइप प्रेशर ही है। और डेल्टा एल अपॉन एल इज स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो क्या डिफॉर्मेशन हुई है, क्या डिफॉर्मिटी हुई है, किस तरीके से वो ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है वो बताता है। और जो स्ट्रेस है वो एक तरीके से प्रेशर है, तो वो वही करता है। ठीक है, तो जब हम यंग्स मॉडुलस देखते हैं तो इट इज़ एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, वो प्रेशर अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। तो अगर तुम इसको इस तरीके से अरेंज करो, तो तुम एल को ऊपर ले जाओ और डेल्टा एल को नीचे ले जाओ, तो इट विल बिकम एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, रीअरेंजमेंट पे तुम्हें इस तरीके का मिल जाएगा। अब यहाँ देखो, डेल्टा एल तो हमने लिख रखा है एल अल्फा डेल्टा टी, है ना। ये हमने लीनियर एक्सपेंशन के इक्वेशन से हमने ये बताया था कि एल डैश इज इक्वल टू, एल डैश को हमने क्या लिखा था, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। एल डैश माइनस एल को हमने लिखा एल अल्फा डेल्टा टी, तो डेल्टा एल को हमने लिख लिया एल अल्फा डेल्टा टी। ये हमें पता है कि जो चेंज इन लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल है, चेंज इन लेंथ जो है चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने, और अल्फा एक कॉन्स्टेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट। तो जब हम डेल्टा एल बाय एल लिखते हैं, जो स्ट्रेन है हमारा, ठीक है, स्ट्रेन हमें पता है क्या होता है, वो एक डिफॉर्मिटी सी होती है। मतलब अगर वो एक चीज़ स्ट्रेच हो गई तो कितना स्ट्रेच हो गई वो स्ट्रेन है, और उस पर कितनी फोर्स लग रही है, उसको कितना वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो स्ट्रेस है। ठीक है, तो स्ट्रेन तो होता है हमारा डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, और इसको हमने लिख रखा है इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज डेल्टा एल अपॉन एल जो था वो तो स्ट्रेन था, और अल्फा डेल्टा टी जो था वो हमने इधर से निकाल लिया कि डेल्टा एल अपॉन एल विल बी अल्फा डेल्टा टी, तो हमने उसको इससे रिप्लेस कर दिया। तो एफ इज इक्वल टू वाई अपॉन एल। ठीक है, ये समझ आ रहा है। एफ अगर हमें बस फोर्स निकालनी है तो हम लिख सकते हैं फोर्स विल बी वाई अपॉन एल। ठीक है, और वाई अपॉन एल इंटू ए डेल्टा एल। ठीक है, रीअरेंज कर दिया हमने इक्वेशन को। अब डेल्टा एल को तुम ऐसे भी लिख सकते हो वाई, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल को हम अल्फा डेल्टा टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि स्ट्रेन है, पर उसको हम एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख लिया इन्होंने, एफ इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, बिकॉज डेल्टा एल अपॉन एल इज अल्फा डेल्टा टी। फिर अगर हमने एफ अपॉन ए कर लिया, मतलब हम ए को भी इधर लिया है, हमने स्ट्रेस निकाल, तो हमने स्ट्रेन को एक तरीके से हमने थर्मल एक्सपेंशन के टर्म्स में हमने स्ट्रेन को निकाल लिया है ना। ये डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इज स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें स्ट्रेस निकालना जो कि एफ अपॉन ए है, ठीक है, उसको भी हम थर्मल एक्सपेंशन की टर्म्स में निकाल सकते हैं स्ट्रेन की वैल्यू पुट करके। तो पुट कर दी, और फिर हमने ए को इधर ले आया हम डिनोमिनेटर में, तो एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी, जो कि स्ट्रेस है। एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा स्ट्रेस है। हेंस इफ अ रॉड इज प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड एंड इज हीटेड, देन स्ट्रेस इज डेवलप्ड इनसाइड द रॉड। Okay, then a stress is developed inside a rod. This is known as thermal stress. ठीक है, if a rod is heated, इफ़ ए रॉड इज़ प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड एंड इज हीटेड, मतलब तुम उसे हीट भी कर रहे हो, तुम उसको एक्सपैंड करवाना भी चाहते हो, पर तुम उसे प्रिवेंट भी कर रहे हो, तुम उसे रोक भी रहे हो कि तुम एक्सपैंड नहीं करोगी, तो इसी तरीके का थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है।
Stress on railway tracks in a temperature difference of merely 10 डिग्री सेल्सियस is 10 raised to the power 5 न्यूटन्स. इतना हाई स्ट्रेस होता है. अगर तुम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, वाई की वैल्यू तो पता ही है, रेलवे ट्रैक जो स्टील आयरन जिसकी भी बनती है रेलवे ट्रैक्स, तो वो उसकी वैल्यू पुट कर दो. अल्फा क्या होता है, देखो वाई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेशियो, ठीक है, वो इलोंगेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब वाई जो है आयरन स्टील ऐसे मटेरियल्स के लिए बहुत हाई होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी इलोंगेशन थोड़ी सी भी अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स वगैरह लगानी होती है. तो जो वाई है वो जनरली आयरन वगैरह के लिए यंग्स मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें इलोंगेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इलोंगेशन उनमें अचीव करना काफ़ी मुश्किल है. तो कॉमन सेंस से ही तुम सोच लो हाई होगा, ठीक है. तो अगर तुमने वो स्टील का बनाया, आयरन की बनाई तुमने रॉड्स, तो क्या होगा, उसका वाई तो काफ़ी हाई है. फिर उसके बाद अल्फ़ा वाई जो है यंग्स मॉडुलस, अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा तुम्हारा दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू वॉट, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ठीक है. तो अल्फ़ा जो है वो क्लियरली टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है. अल्फ़ा जो है तुम्हारा एक तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह पे करता होगा, ठीक है. और डेल्टा टी है तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस. एक सेकंड, अल्फ़ा की डिपेंडेंसी बताती हूँ अभी. ठीक है, कहने का मतलब ये है, अल्फ़ा हाई होगा या कम मैं बताती हूँ, डेल्टा टी तो बहुत लो है. इट डिपेंड्स ऑन, देखो उसका फॉर्मूला क्या है अल्फ़ा का फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ठीक है. डेल्टा एल अपॉन एल इज़ योर स्ट्रेन, ओके. वो डेल्टा एल अपॉन एल इज़, अच्छा व्हाटएवर. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, लेंथ ऑफ मटेरियल एंड शेप ऑफ मटेरियल, ऐसे लिखा है. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर डिफरेंस लिखा है. ओके फाइन, प्रोसीड. तो अगर तुम ये फॉर्मूला लिखो, वाई तो हाई होगा ही, अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू आयरन वगैरह के लिए मैं देख लूँगी, जिस पे वो मटेरियल पे जनरली डिपेंड करती है वैल्यू, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर पे भी करती है आई गेस. और डेल्टा टी तो बहुत कम है, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस तो कभी भी किसी भी शहर का कम हो जाता है, बढ़ जाता है. तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस एक शहर का बढ़ गया तो रेलवे ट्रैक्स पर पता है कितनी फोर्स लगेगी, 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन का थर्मल स्ट्रेस उन पर प्रोड्यूस होगा. इतना ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब सोचो 1,00,000 न्यूटन स्ट्रेस होगा, 1,00,000 न्यूटन स्ट्रेस उस पर प्रोड्यूस होगा. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है रादर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा आई गेस, क्योंकि न्यूटन तो बस फोर्स में है ना. स्ट्रेस इज़ नॉट अ फोर्स, इट्स अ प्रेशर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है. तो 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आई गेस. एक सेकेंड, ओके नेवर माइंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही होगा, बिकॉज स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन नहीं लिख सकते, न्यूटन इज फोर्स, ठीक है. इट कैन ईजिली बेंड ट्रैक्स एंड एक्सपैंड, हेंस दे लीव गैप्स इन बिटवीन. तभी जो रेलवे ट्रैक्स जो बनाते हैं ना, वो बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं बनाते, क्योंकि वो ईजिली बेंड एंड एक्सपैंड हो जाता है, तो उसको वो इस तरीके से गैप छोड़ते हैं. मतलब
बीच में ना थोड़ा गैप्स छोड़ता है, आई शो यू, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये तो बहुत ज़्यादा, ये 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस तो बहुत ईजिली अचीव किया जा सकता है ना। गर्मियों में तो बहुत सारी जगहों पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ ही जाता है, तो उसमें क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे बनाया उससे 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ेगा टेम्परेचर तो 1,00,000 न्यूटन फोर्स लगेगी और रेलवे ट्रैक्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, ट्रेन पटरियों से बाहर आ जाएगी, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग खतरनाक इवेंट हो सकता है, और ये सब थर्मल स्ट्रेस की वजह से ही है। तो रेलवे ट्रैक्स की थोड़ी इमेजेस बताते तुम लोगों को। गैप दे के बनाया जाता है रेलवे ट्रैक की तरह, इमेजेस देखो, रुक बेटा। तो ना रेलवे ट्रैक्स को ना बिल्कुल गैप दे के बनाया जाता है, तुम देख रहे हो, यहाँ पे देखो ज़रा, इसलिए ना थर्मल एक्सपेंशन के लिए थोड़ा गैप दिया जाता है, तो बीच में गैप होता है जिससे वो आराम से एक्सपैंड हो जाए, अगर होना एक्सपैंड तो एक्सपैंड हो जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिटी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिटी से इंक्रीज करना है। ठीक है, कितनी हीट चाहिए टू इंक्रीज, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम एक पर्टिकुलर चीज़ की हीट देख रहे हैं, तो कितनी स्पेसिफिकली हीट चाहिए टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिटी। मतलब यूनिट मास तुम सब्सटेंस का लो, देखो इन्होंने कोई भी यूनिट नहीं बताया बिकॉज यूनिट से फिर से कंफ्यूजन हो जाता है। उन्होंने कहा है कि अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, ऑब्वियसली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक अमाउंट ऑफ हीट ही है, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिटी। देखो मोलार स्पेसिफिक हीट होता है तो 1 मोल बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, दिस इज ओनली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, amount of heat required to increase temperature of unit mass of substance by unity in this is the specific heat capacity of that substance. Every substance's unit mass requires different amount of heat to increase its temperature by unity. So specific heat capacity is specific for specific substances. Amount of heat Q is directly proportional to mass m. ठीक है, एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है अमाउंट ऑफ हीट, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा हीट चाहिए होगी, है ना। तुम एक पूरा मतलब तुम एक छोटा सा टुकड़ा, एक पीस ऑफ छोटा सा लॉग ऑफ वुड ले आओ तुम, बहुत छोटा सा टुकड़ा, तो उसको तुम बहुत ईजिली हीट कर सकते हो, उसकी हीट आराम से इंक्रीज कर सकते हो। अगर मैं पूरा डबल बेड ले आऊँ, मेरा पूरा बेड ले आऊँ और उसके साइज़ का एक वुडन लॉग लाऊँ, तो उसकी अगैन हीट इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत सारे एरियाज हम सबको बर्न करना है, सबकी हीट इंक्रीज करनी है, तो मास से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और हीट को हम हमेशा क्यू लिखते हैं, यू नो दैट, थर्मोडायनेमिक्स से तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर विच इज डेल्टा T। अब तुम Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T, इक्वल टू साइन लगाओगे तो ms डेल्टा T आ जाएगा। S क्या होता है तुम्हारा, S होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना, दिस इज S, मतलब ये तो Q इज जस्ट proportional to change in temperature and is proportional to mass m, but specific heat capacity is only the constant that is introduced when you combine the equations. S is equal to Q divided by m delta T, which is joules per kg per Kelvin. This is the SI unit. वाटर हैज़ एक्सट्रीमली हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी, बिकॉज वाटर जो है इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत 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 ज़्यादा हाई है। वाटर का टेम्परेचर अगर तुम्हें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना है तो तुम उसमें आग लगा दो तब भी आग भी बुझ जाती है। तुम यही सोचो ना कि पानी में आग लगाना इज़ द वियर्डेस्ट थिंग एंड द डम्बेस्ट थिंग, बिकॉज पानी में तुम आग लगा दो तो भी बुझ जाती है। हमें इतना हाई 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं अपने पानी को, तब जाके जो है उसका टेम्परेचर हल्का सा बढ़ता है ना, तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉईल होता है। तो वाटर जो है उसमें आग लगा दो ना तुम, उसमें इतनी हीट सप्लाई कर दो
आग लगा दो तब भी जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ना बढ़ना है, आग ना लगनी है पानी में। तो तभी पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बहुत बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और इतनी हाई है तभी तो तुम सोचो कि उसका टेम्परेचर अगर तुम्हें यूनिटी से बढ़ाना है, तो अगर तुमने सोचा, किसी बंदे ने सोचा कि मैं पानी का टेम्परेचर बढ़ा के रहूँगा और उसने ना आग लगा दी पानी में, ही विल बी द डम्बेस्ट पर्सन। पानी में आग भी नहीं लग सकती, इतना ज़्यादा मतलब उसका होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर आता है पर्पस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हायर द स्पेसिफिक हीट लेसर द टेम्परेचर चेंज। देखो तुम देख सकते हो कि एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। जो स्पेसिफिक हीट है वो डेल्टा टी से चेंज इन टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी हाई तुम्हारी स्पेसिफिक हीट उतना कम तुम्हारा टेम्परेचर चेंज। हैंस वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट, ठीक है, ठंडा करने में उसे यूज़ करते हैं। ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट वाटर अब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ हीट। जो वाटर है बहुत ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो है डेल्टा टी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर भी उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी राइज नहीं होता है। तो वाटर को एक कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं। कहीं पे आग लग जाती है तो उस पर पानी डाल देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है ना। और ज़्यादा टेम्परेचर से चेंज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज उतनी कम उसकी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो वही बात है, तभी वाटर को हम एक कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं, ओके। फिर बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। One second, I'll be back.